हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के जो भी टर्म्स रह गई थी उनको आगे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। ज़्यादा टर्म्स नहीं रही थी, कुछ ही रह गई थी जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि बैड डेट्स हो गया या फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। इस टाइप के टर्म्स को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ये टॉपिक अपने आप में आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि थ्योरी में अगर आपसे कोई भी टर्म पूछ ली जाती है एग्ज़ाम पर्पस में, एग्ज़ाम में, तो आपको वो आनी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें हमारी पहली टर्म रहेगी स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? द टर्म स्टॉक रेफर्स टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब भी कोई बिजनेस होता है, उसके जो लास्ट बिल्कुल अकाउंटिंग ईयर जब उसका ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म होने के पास उस बिज़नेस में जो भी मतलब उनका जो गुड्स होता है, उनका जो सामान होता है वो बच जाता है, उसे हम कहते हैं स्टॉक। ओके। स्टॉक क्या होता है? जो भी बिजनेस फर्म है उसमें जो भी सामान बच गया उसका एट द एंड, अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के बाद जितना भी सामान बच गया उसे वो क्या कहते हैं? स्टॉक के नाम से कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री। इसमें बहुत सारी टाइप्स के होंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल्स बच जाता है कई बार। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो ना रॉ मटेरियल है ना ही बिल्कुल कंप्लीट गुड्स है, अभी प्रोसेस में चल रहा है, बीच में चल रहा है। और लास्ट फिनिश गुड्स। तो इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट उसमें बच जाता है, जिसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। स्टॉक आपके दो टाइप्स के होते हैं, और ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो आपके साल के पहले होता है, मतलब आपने मान लीजिए बिजनेस शुरू करा या आपका नेक्स्ट ईयर या अकाउंटिंग पीरियड शुरू होने वाला है, तो जो शुरू होने पे आपके पास स्टॉक है, जो स्टार्टिंग में आपके पास स्टॉक है, वो होगा आपका ओपनिंग स्टॉक। और उसी अकाउंटिंग पीरियड के जो लास्ट में आपके पास बचेगा वो होगा क्लोजिंग, मतलब स्टार्टिंग वाला ओपनिंग और लास्ट वाला क्लोजिंग। ओके। नेक्स्ट टाइम आपकी आ जाती है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल देख लेते हैं कि ये क्या होती है। ट्रेड रिसीवेबल इट इंक्लूड्स डेटर्स एंड बी आर। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर कौन कौन आते हैं? डेटर्स आते हैं और आपके बी आर आते हैं। बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं पहले उन्हें देख लेते हैं, फिर डिटेल में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को भी पढ़ेंगे। These are those firms or person to whom either goods is sold on credit or they have agreed in writing to pay the specified amount at a future date to the seller of goods and services। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल आपके वो होते हैं, कोई भी फर्म हो सकती है या कोई भी वो पर्सन हो सकता है जिसको आपने क्रेडिट पर, जिसको आपने उधार गुड्स सोल्ड किया हो। जो आपके डेटर्स होते हैं, डेटर्स कोई तो आप गुड सोल्ड करते हैं, तो या तो आपने उन्हें उधार सोल्ड किया हो, इसमें दो कंडीशन होती है, या तो आपने उन्हें क्रेडिट पे सोल्ड किया हो, या फिर आपने उन्हें एक निश्चित डेट दे दी, एक फिक्स डेट दे दी फ्यूचर की, कि इस स्पेसिफाइड डेट पर आप मुझे एक जो भी हमारी पेमेंट है वो वापस करोगे। तो मतलब इन कंडीशंस पे इसमें दिया जाता है सामान। तो जो डेट फिक्स करी जाती है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू दी जाती है। एक डॉक्यूमेंट राइट किया जाता है सेलर के थ्रू, वो एक डॉक्यूमेंट लिखता है, तो उस डॉक्यूमेंट में ही डेट मेंशन होती है, उस डेट तक ही जो जिसने उससे माल खरीदा है उसको उसकी पेमेंट करनी होती है। दो कंडीशन से हमने देखा, एक तो या तो आप उधार दे रहे हो, है दोनों में उधार देना, लेकिन पेमेंट की कंडीशन आपकी दो तरीके की हो गई। एक तो उसने आपको कैश में दे दिया, और एक जो हम बी आर लिखवा लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे क्या होता है। डेटर्स हमारे कौन होते हैं? देखिए, डेटर्स वो फर्म है या वो पर्सन है जिसको हम उधार बेच रहे हैं, जिसको हम उधार माल दे रहे हैं, वो होता है डेटर्स। और जिससे हम लेते हैं वो होता है क्रेडिटर। तो यहाँ पे डेटर की बात चल रही है, तो जिसको हमने उधार दिया वो होता है डेटर। बी आर क्या होता है? बी आर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर लिखता है बायर के लिए। सेलर इसको लिखता है बायर के लिए, उसमें सेलर अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है कि मतलब किस डेट में उसे पेमेंट चाहिए बायर से, किस फॉर्म में उसे चाहिए, वो ये भी लिख सकता है। तो जिस भी डेट में उसे चाहिए होती है वो लिख के देता है, और बायर को उसे एक्सेप्ट करना होता है। और मान लीजिए बायर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो बायर की अब ये ड्यूटी है, ये लाइबिलिटी होती है कि वो उसको लौटाएगा उसी डेट तक। तो जो ड्रॉ करता है वो होता है आपका सेलर, ड्रॉयर। और जो उसे एक्सेप्ट करता है, उस बी आर को जो एक्सेप्ट करता है वो होता है आपका ड्रॉई। ओके। देख लेते हैं अब आगे ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। ट्रेड पेबल्स इट इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? क्रेडिटर्स आते हैं और बीपी आते हैं। These are those firms or person from whom either we have purchased goods, procured service on credit, or we have accept in writing to pay the specified amount at future date to the seller of goods। देखिए,
ट्रेड रिसीवेबल्स में हमने पढ़ा था कि हम लिख के देते हैं बिल, मतलब सेलर लिख के देता है और बायर को उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि अब उधार आप दे नहीं रहे हैं, अब उधार आप ले रहे हैं। तो जिससे हम उधार लेते हैं उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। तो इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन है जिससे हमने लिया उसने हमें बिल बना के देगा, क्योंकि वो सेलर हो गया अब। तो वो यहाँ पे क्या करता है ट्रेड पेबल में, वो हमें बिल बना के देता है, एक बिल पे मतलब ड्रॉ करके देता है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होता है। उसमें स्पेसिफाइड डेट होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें उसे अमाउंट पेड करनी होती है। तो ये होते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल के जस्ट अपोजिट्स होते हैं ये। क्रेडिटर, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे आपने उधार लिया है। डेटर्स का जस्ट उल्टा है, डेटर को आप उधार देते हैं तो क्रेडिटर से आप उधार लेते हैं। वहीं बीपी पे आ जाते हैं, तो बीपी में भी ये होता है कि वो तो आपको रिसीव हुआ, आपने आप उसमें क्या होता है बीआर में कि आप ड्रॉ करते हैं क्योंकि आप सेलर हैं तब, तो आप ड्रॉ करेंगे और उसे बायर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, अब जो सामने वाला पर्सन है वो सेलर है, आपने उससे माल लिया है, तो यहाँ पे आपको बिल आप पे करना है। क्या करना है? पे करना है, क्योंकि वो आपको ड्रॉ करके देगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, जो भी डेट उसमें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट करनी होगी। तो ये क्या होता है बीआर का जस्ट उल्टा होता है। फिर आ जाती है नेक्स्ट टर्म वाउचर। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, जो कि अकाउंटेंट बनाता है। ये एक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। मतलब जो मान लीजिए किसी ने किसी से सामान खरीदा, तो जो उसके एविडेंस के तौर पे स्लिप मिलती है वो एक तरीके से क्या होता है वाउचर होता है। कई बार हमें बिल मिलता है ना, जो हमें सेलर बिल्स देते हैं, तो वो होता है वाउचर। एविडेंस के तौर पे इसमें बहुत सी चीज़ें दी जाती है, जैसे कि कैश मेमो हो गया, परचेज बिल, सेल्स बिल, पे इन स्लिप एक्सेट्रा। तो ये होता है वाउचर, जो कि एक एविडेंस की तरह काम करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन में। फिर पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टर्म डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होती है? जब भी किसी भी कस्टमर को थोड़ा सा जो भी वो उसे प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में रिडक्शन दिया जाता है, उस जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस है उसको रिड्यूस करके दिया जाता है, वो टर्म होती है डिस्काउंट। एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस में किसी भी टाइप का जो हम रिडक्शन कर रहे हैं वो होता है डिस्काउंट। ये भी हमारा दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, इनको डिटेल में देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं पहले। व्हेन अ डीलर ऑफ गुड्स इज अलाउड रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एट अ फिक्स परसेंटेज। देखिए इसमें क्या होता है कि जो डीलर होता है वो एक फिक्स प्राइस पे, मतलब एक फिक्स परसेंटेज वो बना लेता है, उसी फिक्स परसेंटेज का वो देता है। जैसे कि मान लीजिए वो दे रहा है 10% का, तो वो 10% का जो भी लिस्टेड प्राइस है, जो भी उसका लिस्टेड प्राइस होता है उस पर वो उसको डिस्काउंट देता है। कोई भी अनदर डीलर, जैसे कि एक होलसेलर से रिटेलर ने माल खरीदा, तो जो होलसेलर वाला होगा उसने एक 10% का डिस्काउंट फिक्स कर रखा है, तो वो उसको 10% का डिस्काउंट देगा। अगर माल का प्राइस 1000 है तो वो 1000 पर 10% लेस करके देगा, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन द डेटर आर अलाउड सम डिस्काउंट इन द अमाउंट ड्यू टू रिड्यूस दैम टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि आपने किसी को माल बेचा और आपको जो कैश है वो हाथ के हाथ मिल रहा है, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट हो रही है, आपको एकदम से पेमेंट करनी है या आपको एकदम से पेमेंट मिल रही है, तो उसमें जो दिया जाता है वो दिया जाता है कैश डिस्काउंट, वो उसी टाइम पे दिया जाता है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट में वो डिस्काउंट उसी टाइम नहीं दिया जाता, ये ज़्यादातर क्रेडिट में होती है, ये ज़्यादातर क्रेडिट में होती है। कैश डिस्काउंट आपकी ज़्यादातर कैश पेमेंट्स में होती है, जो तभी आपको आराम से पेमेंट मिल रही है, जिस टाइम ट्रांजेक्शन हो रही है उसी टाइम जो पेमेंट मिलती है। तो ये इसका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता, ये सेलर अपने अकॉर्डिंग देता है, जैसा सेलर जिस भी अमाउंट पे चाहता है ये उस अमाउंट पे उसे देता है। कैश डिस्काउंट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड होता है इफ़ कैश इज़ अलाउड टू डेटर्स। डेटर्स मतलब डेटर्स कौन? जिनको हमने दिया। अगर जो डिस्काउंट होता है वो डेटर्स को दिया जा रहा है, अगर डिस्काउंट हम दे रहे हैं किसी को तो वो होता है डिस्काउंट अलाउड। मान लीजिए हम सेलर हैं, हम दे रहे हैं अगर किसी को, तो वो तो होता है डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं कस्टमर्स को। वहीं अगर बात करी जाए डिस्काउंट रिसीव की, तो डिस्काउंट रिसीव होता है जो हमें मिल रहा है, हमने अपने क्रेडिटर से माल लिया, तो वो जो हमें डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट अलाउड में हम दूसरे को देते हैं, डिस्काउंट रिसीव में हमें मिलता है। तो ऑफकोर्स ये डेटर से रिलेटेड हो गया आपका, और ये आपका हो गया क्रेडिटर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आती है टर्म आपकी लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? देखिए जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं जब उनको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में यूज़ किया जाता है,
कोई गुड्स लिया, उस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम वैन का, कार्स का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार उन्हीं गुड्स को पहुंचाने के लिए जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग का यूज़ ना करके लिविंग थिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है लाइव स्टॉक, जैसे कि हॉर्स, ऑक्स, कैमल, इनके थ्रू भी सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, कार्ट हो गए। तो ये क्या है कि ये होते हैं लाइव स्टॉक, जिसमें आप लिविंग एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप लिविंग एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो वो हो जाती है आपकी लाइव स्टॉक। बैड डेट्स क्या हो गया? बैड डेट्स होती है, मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया, कोई आपके पास आया, आपसे 500 रुपीज़ ले गया और आपने उसे दे दिए, तो वो जब पैसे आपको मिले ही नहीं, आपको पता है कि वो पैसे आपको मिलेंगे ही नहीं, या आपने बहुत कोशिश की और वो पैसे आपको मिल ही नहीं रहे, तो वो होता है बैड डेट्स, कि वो पैसे आपके मर गए, बैड डेट्स हो गए। मतलब जो आपका डेट था वो बैड हो गया, वो आपके एक तरीके से मर गए, आपको नहीं मिलेंगे अब। और वो किसी भी रीज़न से हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है जो हमसे ले गया है वो इंसॉल्वेंट हो रहा हो। इंसॉल्वेंट मतलब कि उसका दिवालिया निकल गया। हमने सुना है ना, जैसे दिवालिया निकल जाता है, कंपनियां बंद हो जाती हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो इस तरह के टर्म्स को कहते हैं। तो बैड डेट क्या होता है? कोई भी अमाउंट होती है जो इररिकवरेबल हो, जो आपको अब नहीं मिलनी। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। डेटर कौन? जिसको हमने दिया। तो जब हम किसी को, मान लीजिए आपने किसी को उधार गुड्स दिए और उसकी अमाउंट आपको मिलनी नहीं, वो जिसको आपने दिया वो पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उस पर्सन को कोर्ट ने ये कह दिया कि इंसॉल्वेंट है, अब इसके पास कुछ नहीं है, इसका दिवालिया निकल गया, तो वो जो अमाउंट है वो आपको मिलनी नहीं है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो वो हो गया आपका बैड डेट, जो अमाउंट आपके पास वापस आनी ही नहीं। तो बस इतनी ही टर्म्स थी फ्रेंड्स आज के लिए। ये वीडियो इसी के साथ ख़त्म होती है और ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का। इसमें मैंने लगभग आपको सारी टर्म्स समझा दी हैं। फिर भी आप इसकी जो और टर्म्स हैं, मैंने इसके 3 पार्ट ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके उनको देख लेना। जिस भी टर्म में आपको फिर भी प्रॉब्लम लगे, आपको नहीं समझ आती है, तो आप कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस टर्म को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।